एक्सेल कंपटीशन एकेडमी पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो बिहार स्पेशल टीचर प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 जनवरी को, उसके शिफ्ट 1 का पेपर का एनालिसिस करेंगे पूरे सोल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है टाइप 1 में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज था, और टाइप 2 में जनरल स्टडीज़ था। तो इंग्लिश लैंग्वेज से शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए। मैं सीधे इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स एंड डिवाइसेस इज अ पार्ट ऑफ, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा टेक्निकल स्किल्स। कैसे? तो आप देखिए यहाँ पे, डिजिटल लिटरेसी रिक्वायर्स बोथ कॉग्निटिव एंड टेक्निकल स्किल, बट टेक्निकल स्किल के बाद क्या लगाया है? लाइक मतलब जैसे कि टेक्निकल स्किल्स लाइक जैसे होता है कि फ्रूट्स लाइक मैंगो, गुआवा एट्सेट्रा। तो ऐसे ही टेक्निकल स्किल्स लाइक द एबिलिटी टू क्रिएट अ प्रोफेशनल ऑनलाइन आइडेंटिटी व्हेन कनेक्टिंग एंड इंटरैक्टिंग विथ अदर्स ऑनलाइन, एज वेल एज द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स एंड डिवाइसेस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा टेक्निकल स्किल्स, ना कि कोग्निटिव और टेक्निकल दोनों नहीं होगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज डिजिटली लिटरेट विल नेवर, आंसर होगा वायलेट कॉपीराइट। इसका भी देखिए पैसेज में कहाँ पे दिया है, ये वाला लाइन देखिए, ए डिजिटली लिटरेट पर्सन रिस्पेक्ट्स कॉपीराइट, यानी कॉपीराइट का सम्मान करता है, उसका वायलेट नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? वायलेट कॉपीराइट, विल नेवर वायलेट कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लिटरेसी नीड्स 2 काइंड्स ऑफ स्किल, कौन कौन सा? कॉग्निटिव स्किल एंड, यहाँ पे आप देखिए, डिजिटल लिटरेसी रिक्वायर्स बोथ मतलब 2 होता है, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल स्किल्स। तो हमारा यहाँ पे 2 हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, रीडिंग डिजिटली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग ए पेपर बुक, इसमें से नॉन ऑफ द अबव होगा आंसर। इसका भी देख लीजिए पैसेज में कहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, रीडिंग अ बुक फॉर एग्जाम्पल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग डिजिटली, वेरी डिफरेंट। हमारे ऑप्शन में वेरी डिफरेंट नहीं दिया है। द सेम एज, नॉट डिफरेंट फ्रॉम, सिमिलर टू, तो आंसर हमारा क्या होगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस E5 से लेकर E8 तक बाय चूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ए नाइस प्लेस डैश अ नाइस प्लेस फॉर अ हॉलीडे, इसका आंसर क्या होगा? इट्स होगा। इट्स किसको बोलते हैं? इट इज का संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे इट इज अ नाइस प्लेस फॉर हॉलीडे, तो ये सूटेबल होगा। इस इट्स का मतलब क्या होता है? इस इट्स का मतलब होता है इसका या अपना, ये अधिकार को दर्शाता है, जबकि यहाँ पे वाक्य का अर्थ है यह छुट्टी के लिए अच्छी जगह है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड 20 स्टूडेंट्स में से कौन सा होगा? तो अमोंग, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कुछ चीज़ बांटना हो तो हम अमोंग का प्रयोग करते हैं, और 2 रहता तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट अलोंग द डॉटेड लाइन विथ, यहाँ पे कौन सा इसमें से यूज होगा? सीजर्स। तो आंसर होगा ए पेयर ऑफ सीजर्स, हमेशा सीजर्स के साथ ए पेयर ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड यू डैश अ मिस्टेक, इसका आंसर क्या होगा? मेक। वाई डिड यू मेक अ मिस्टेक, तुमने गलती क्यों की, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इंग्लिश हमारा खत्म हो गया, अब हिंदी लैंग्वेज का हम पेपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, च, ज और ज। यहाँ पे एक्चुअल में य होगा, न कि ज। ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो 5वां अल्पप्राण होता है वो उसे हम अल्पप्राण बोलते हैं, जो वर्ड होता है वो अल्पप्राण कहलाता है। विकल्प सी में जो हमारा दिया है च, ज और य अल्पप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर शब्द में संधि कौन सी संधि है? तो इसका आंसर होगा विसर्ग संधि। कैसे? तो इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो मन जोड़ हर, मनोहर। यहाँ जो विसर्ग है इसका ओ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे अ आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा वीणापाणी। वीणापाणी का मतलब होता है वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। सरस्वती को यहाँ बताया गया है।
तो जहाँ दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो तीसरा पद हमारा आ गया यहाँ पे, ना ही वीणा यहाँ प्रधान है ना ही पाणी, लेकिन वीणा है जिसके हाथ में उसके बाद है उसे हम क्या बोलते हैं, सरस्वती को, इसलिए यहाँ पे हमारा ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो साहचर्य का अर्थ है साथ रहना या जुड़ाव, इसका विपरीत होगा अलगाव, अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो देखिए भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरी ये गंगा के पर्यायवाची हैं, ये तीनों के तीनों। अवतरणी गंगा का मानक पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो इसका आंसर होगा क्लीव। शब्दकोश के क्रम में क के बाद री वाले शब्द जैसे कृषाणु या कृषक पहले आएंगे, फिर क्र और अंत में आधा क वाला क्ली आएगा। तो ये सब पहले आ जाएंगे, उसके बाद आएगा हमारा क्लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। इसका आंसर होगा जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। मैंने ये गूगल किया था, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये अपना अपना कार्य करना ऑप्शन सही होगा, लेकिन इस लोकोक्ति का यदि आप अर्थ ढूंढेंगे तो इसका मतलब होता है कि अवसरवादी व्यक्ति जो परिस्थिति के अनुसार अपना पक्ष बदल लेता है उसे ही हम बोलते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। तो संबंध कारक का वाक्य है जो है, सीता का कुत्ता बहुत तेज है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ का विभक्ति का प्रयोग हुआ है जो सीता और कुत्ते के बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अलगाव वाला ही आपादान कारक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे कि और, किंतु, परंतु, इन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये बिल्कुल सही है। मेरे पत्र पर ध्यान दें कृपया, ये गलत है, कृपया बाद में यूज हुआ है। कृपया मेरे पत्र का उत्तर देने की कृपा करें, दो बार कृपा यूज हो गया है। कृपा करके मेरे पत्र पर ध्यान दें, कृपा करके ये भी गलत है, तो आंसर हमारा क्या होगा? कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस पैसेज को, इस वीडियो को पॉज करके पढ़िए और उसके बाद हम सीधा इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जीवन का परम रहस्य। पूरे गद्यांश में जीवन के अनसुलझे पहलुओं और उसे जानने की कोशिश बताई गई है, इसलिए जीवन का परम रहस्य इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन को समुन्नत कैसे बनाया जाए? तो इसका आंसर होगा बी, आत्मसत्ता की उपस्थिति का अभ्यास करके। इसका आप आंसर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो लिखा है, उस उच्चतर सत्ता के सामने परम निर्भयता और समर्पण का अभ्यास किए बिना जीवन का परम रहस्य उद्घाटित नहीं होता। यानी जीवन का परम रहस्य सुलझाने के लिए हमें अभ्यास निर्भयता के साथ उस उच्चतर सत्ता के सामने आत्मसात करना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियति के हाथ का खिलौना, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रकृति के आगे असहाय महसूस करना। गद्यांश कहता है कि तमाम खोजों के बाद भी हम नियति के हाथ का खिलौना है क्योंकि हम प्रकृति के आगे असहाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपनी नियति तय नहीं कर पाते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो जीवन का परम रहस्य उद्घाटित नहीं कर पाते, इस कथन का अभिप्राय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, हमारी अपरिहार्य निर्भरता किस पर होगी? तो ये हमारी अमर आत्मा पर निर्भर होगी। जब आप गद्यांश का अंतिम पैराग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज 24 से 28 का हम इस पद को पढ़ने के बाद उसका आंसर देना है। इसे पॉज करके पढ़ लीजिए पूरा। हम क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य को क्या माना गया है? तो इसका आंसर होगा कठिन तपस्या और महान यज्ञ। आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो इसका आंसर होगा जहाँ व्यक्ति के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते उसे हम उच्च साहित्य की भावभूमि बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। आप इसका भी ऑप्शन देख लीजिए,
जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य के वह भावभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? किससे? तो इसका आंसर सी, आत्म प्रेरण से। इसका भी आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरण से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही? तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे देश में। तो ये यदि ये पैसेज किसी हिंदुस्तानी राइटर से लिया गया है तो यहाँ हमारे देश का मतलब है भारतवर्ष। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? भारतवर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है? तो आत्मकथा को पाखंड कहा गया है। इसका भी आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका आंसर होगा मृत्यु। मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि आप वाक्य बनाएंगे तो उसका आंसर होगा उसकी मृत्यु हो गई। हम ये नहीं बोलते कि उसकी मृत्यु हो गया, जबकि उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प ये पुल्लिंग है। तो हमारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? तो अल्प विराम एक विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम एक विराम चिन्ह है, अवतरण विराम चिन्ह नहीं है। अवतरण किसको बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को बोलते हैं। तो अवतरण को अक्षर चिन्ह माना जाता है, लेकिन विकल्प के अनुसार यह एक प्रकार का उद्धरण है, न कि विराम। विराम की श्रेणी में प्राथमिक नहीं है ये। तो हमारा आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं टाइप 2 जनरल स्टडीज़ वाले में, जिसमें जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग होगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है और शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथरस निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो अपनी हींग और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? यहाँ पे कौन होगा, सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तकनीक। सौर ऊर्जा मानव ने नहीं बनाया है, लौ अयस्क भी मानव ने नहीं बनाया है। ये तो प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है। जबकि तकनीक मानव निर्मित संसाधन है, जिस आप मोबाइल पर और लैपटॉप पर देख रहे हैं वो मानव ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरा निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बिहार में जो सोरा है वो सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण जैसे कई जिलों में पाया जाता है। क्योंकि सारण और मुंगेर दोनों में ये पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्ष निम्नलिखित में से क्या देता है? तो इसका आंसर होगा वृक्ष हमें लकड़ी देता है, फल देता है और ऑक्सीजन भी देता है। सॉरी, यहाँ पे ओजोन सही है। ओजोन का मतलब ही ऑक्सीजन होता है, तो इसे सही क्या करना है? तो हमें तीनों मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 35 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन जूट का उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश और भारत दोनों ही देशों में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक देश हैं, दोनों ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस्पात उत्पादक केंद्र है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि पहला एक दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है और विजयनगरम जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये दोनों इस्पात केंद्र हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दशा में किसी प्रदेश की जनसंख्या स्थिर रहती है? तो इसका आंसर होगा बी, एक समान जन्म दर एवं मृत्यु दर। जब जन्म लेने वाले और मरने वालों की संख्या बराबर हो जाएगी तो जनसंख्या क्या होगी? स्थिर हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय वन निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा तटीय वन समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। बिहार एक लैंडलॉक राज्य है, तो यहाँ पे तटीय वन नहीं पाए जाते, इसलिए इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है किस कारण से? तो इसका आंसर होगा वानिकी के प्रोत्साहन के लिए। वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यही है कि वृक्षारोपण और वानिकी को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है? तो इसका आंसर होगा वैशाली। वैशाली भगवान बुद्ध का निवास स्थल रहा है और यहाँ स्तंभ और विश्व शांति स्तूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरीय पोताश्रयों में से कौन बिहार को सेवा देता है?
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई। बिहार के सबसे नज़दीक जो बंदरगाह है उसका नाम है कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। मुंबई, कोचीन और कांडला, कांडला जो कि गुजरात के कक्ष में है, कोचीन तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये बिहार को कोई सेवा नहीं दे पाएंगे, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतकार, जिसे लाल कुर्ती दल भी कहते हैं, की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय काल के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने भारत में तथाकथित श्वेत विद्रोह किया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद जो 1883 में हुआ था के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने विद्रोह किया था, क्योंकि इस बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था। ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी, जिसका अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ये 1922 में हुई थी। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जो चौरी चौरा थाना था, वहाँ पे हिंसा के कारण गांधी जी ने अशोक आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को उनकी वीरता के कारण पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज यानी INA का पुनर्गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था। क्योंकि सोहन सिंह भाकना ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोमागाटा मारू हादसा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1914। कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसमें सवार भारतीयों को कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी थी। तिलक ने इसे लोकप्रिय बनाया था बाद में, तो हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस के द्वारा। 1924 में टोक्यो जो कि जापान में है, रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, ये जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो लखनऊ। 1916 का जो ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जहाँ पे नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, 53 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 बिहार प्रांतीय किसान सभा शुरुआत में पटना जिला किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1928। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1928 में पटना जिला किसान सभा बनाई, जो बाद में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये संसद है। सर्वोच्च न्यायालय कानून नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है, क्या बनाता है इसमें से? तो एक संघ बनाता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो संसद के उच्च सदन को राज्यसभा बोलते हैं और निम्न सदन लोकसभा है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में लोग 389 सदस्य थे। विभाजन से पूर्व संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। इस 389 में 292 सदस्य थे, वो थे ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत से,
11 जो प्रांत थे, उसके बाद थे 93 सदस्य जो कि प्रिंसली स्टेट यानी कि भारतीय रियासत जिसे बोलते हैं उसके प्रतिनिधि थे, और 4 सदस्य थे मुख्य आयुक्त के प्रांत यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, जैसे कि दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। आपको याद रखना है कि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना तो मुस्लिम लीग के सदस्य सभा हट गए। इसके बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घट करके 299 रह गई थी। चूंकि प्रश्न में सामान्य रूप से कुल सदस्यों के बारे में पूछ रहा है तो इसलिए हम 389 ही सही उत्तर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो समस्त देशवासियों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए है, और कुछ मामलों में विदेशियों को भी दिया गया है, लेकिन पूरा मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी है? तो आधिकारिक धर्म गलत है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, एकात्मक सरकार ये भी नहीं है, संघ की सरकार है, राज्य की अलग, केंद्र की अलग, शक्ति का पृथक्करण किया गया है, तो ये सही होगा, तो 61 का सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका विवादों का समाधान करने के लिए कौन सा तंत्र प्रदान करती है, यानी कार्य करने की विधि कौन सा तंत्र प्रदान करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 62 का डी। न्यायपालिका नागरिक सरकार, केंद्र राज्य और 2 राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाती है। केंद्र राज्य, 2 राज्य और नागरिक और सरकार के मध्य। तो आंसर क्या होगा? इनमें से सारे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करता है अध्यक्ष। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में 104 संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब निर्वाचित ही नहीं होते। कुछ लोगों ने 2 मारा होगा पर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विवादों के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? तो इसका आंसर होगा न्यायालय में जाना। कानूनी विवादों के समाधान के लिए संविधान सम्मत और सबसे सुरक्षित रास्ता न्यायपालिका की शरण लेना है, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सरकार असमानता का अंत कैसे सुनिश्चित कर सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? कानून के द्वारा बिल्कुल, आर्थिक सहायता द्वारा बिल्कुल, आरक्षण के द्वारा बिल्कुल, तो आंसर डी हो जाएगा, 66 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सरकार के कितने स्तर हैं? तो इसका आंसर होगा 3 स्तर हैं। कौन कौन से? केंद्र सरकार सेंट्रल, राज्य सरकार स्टेट और स्थानीय निकाय जिसे हम पंचायत और नगर पालिका भी बोलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरकार द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करने वाला प्रयास कौन सा है? सामाजिक न्याय किस कार्य से स्थापित होगा? तो छात्रवृत्ति द्वारा, बिल्कुल, जो गरीब छात्र हैं उनको एक सामाजिक न्याय मिल जाएगा छात्रवृत्ति मिलने से। भूमि देकर, जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें एक आवास मिल जाएगा भूमि देकर। रोजगार द्वारा, जो बेरोजगार लोग हैं अपनी जीविकापार्जन की चला सकते हैं रोजगार मिलने के बाद। तो आंसर क्या होगा? 69 का डी होगा। रोजगार के लिए भारत सरकार VVG रामजी भी लाई है, तो आप वहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। और सरकार छात्रवृत्ति देती ही है और भूमि भी कुछ केसेस में मिल रहे हैं। भूमि सुधार जनरली हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वायु, भूमि, भोजन, हमें तीनों ही प्राप्त होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में क्या प्राकृतिक नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? पार्क प्राकृतिक नहीं है, इसे हमने बनाया है। जैव मंडल ये प्राकृतिक हो सकता है, तो ये हो सकता है। सड़क प्राकृतिक नहीं है, तो 1 और 2, तो हमारा क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक चीज़ें प्राकृतिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में सभी जीवधारी किसके साथ क्रिया करते हैं? तो इसका आंसर होगा पारितंत्र में जीव एक दूसरे के साथ यानी परस्पर और अपने भौतिक व रासायनिक वातावरण के साथ, रासायनिक और भौतिक वातावरण के साथ क्रिया करते हैं, तो आंसर इसका 73 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो इसका आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। फल वृद्धि होगी तो बहुत सारे लोग
भूखे खा सकते हैं, उनका पेट भर सकता है। सब्जियों का भी ऐसे ही परिस्थिति है। जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानें जैसे कि एम्पोनेंग दुनिया की सबसे गहरी खदान है। ये लगभग 4 किलोमीटर तक गहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। यह औसत त्रिज्या है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म मुख्य रूप से अवसादी सेलों में ही पाए जाते हैं क्योंकि ये परतों में जमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सेल बनाता है? तो ये आग्नेय, पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में होता है? तो इसका आंसर होगा बिटुमिन। आजकल सड़कों की पक्कीकरण के लिए कोयले के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनस का उपयोग हो रहा है। सॉरी, इसका आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए क्योंकि बिटुमिन यह कच्चे तेल के शोधन के दौरान निकलने वाला एक चिपचिपा काला पेट्रोलियम उत्पाद है। वर्तमान में सड़कों के पक्कीकरण के लिए मुख्य रूप से इसी का उपयोग होता है, लेकिन एस्फाल्ट जो है इसको भी तकनीकी रूप से यूज किया जाता है। ये मुख्य आधार इसका बिटुमिन है, इसलिए पेट्रोलियम उत्पाद की श्रेणी में इसे भी माना जाता है। तो आप एक बार इसे सर्च कर लेंगे, मैं इसके बारे में थोड़ा श्योर नहीं हूँ। आप कमेंट करके इसका आंसर बता देंगे ताकि दूसरों को हेल्प हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। आपको पता होगा ये लगभग 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तेल उत्पादक पौधा है? तो इसका आंसर क्या होगा? नीम, बबूल, चंदन। मुख्य रूप से ये औषधीय या इमारती लकड़ी के पौधे हैं। तेल के लिए सरसों, मूंगफली या सूरजमुखी प्रसिद्ध हैं। नीम के बेल से तेल निकलता है पर यह मुख्य तेल उत्पादक फसल नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। आंसर मेरे ख्याल से 81 का ही होना चाहिए। किसकी क्रिया से ह्यूमस बनता है? तो सूक्ष्मजीवी मृत पौधों और जंतुओं को अपघटित करके ह्यूमस में बदल देते हैं। तो हमारा आंसर सी होगा। कुछ लोग कीट मारेंगे पर ऐसा नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 जून। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वनों की कटाई से बढ़ता है, इसमें क्या बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा तापक्रम। बिल्कुल, वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापक्रम बढ़ेगा, प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? तीनों ही होगा। तो ऑप्शन डी, 84 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा पुस्तक किसका रिकॉर्ड है? तो ये सभी संकटापन्न प्राणी के लिए है, सभी संकटापन्न पादप के लिए है। इसमें पौधे और जानवर दोनों ही आते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित होता है, क्या चीज प्रतिबंधित होती है? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन सा? जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं को हम चरा नहीं सकते, मतलब पहला ऑप्शन लकड़ी बीनना या शिकार करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। तो ईंधन लकड़ी एकत्र करना, यह आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब मैथ का क्वेश्चन आ गया है। सॉरी, ये वाला तो रीजनिंग का है। प्रश्न है, ए बी और सी का भाई है, डी बी की माता है, ई ए का पिता है। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, हमें ये देखना है। तो ए बी आप याद रखिए, इसका मतलब होता है पुरुष। मैंने जिस तरीके से रीजनिंग पढ़ी है मैं वो तरीका आपको थोड़ी देर में बता दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है महिला। जब दो चीज़ें बराबर के चिन्ह से जुड़ेंगी इसका मतलब वह पति पत्नी है, और एक खड़ी लाइन रहेगी इसका मतलब उसमें जनरेशन गैप है, यानी कि ये बेटा होगा तो ये बाप होगा, ऐसे। तो अब इसी आधार पे ये बनाते हैं। ए जो है बी और सी का भाई है, हमारा ए ऐसे बना देते हैं, ये बी और सी का भाई है। भाई बनाया है मैंने क्योंकि मुझे पता है ये भाई है तो मेल होगा, और पुरुष को हम स्क्वायर से दिखाते हैं। बी और सी के बारे में हमें नहीं पता है, हो सकता है ये दोनों इसकी बहन हो, भाई भी हो सकते हैं। दूसरा है डी बी की माता है, तो डी जो है बी की माता है, तो हमने महिला के लिए गोल से कलर कर दिया है, और ये माता है तो जनरेशन गैप दिखा दिया है। उसके बाद है ई ए का पिता है, तो ई यहाँ पे कर देते हैं, ये इसका पिता है। क्योंकि ये इसका पिता है
और ये भी इसकी संतान है और ये भी ए भी इसकी संतान है डी की, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे। उसके बाद है, अब हमें देखना है कौन कौन से कथन सही है। बी सी का भाई है, तो बी हमारे यहाँ पे है, सी यहाँ पे, बी सी का भाई है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत है। बोला है निश्चित रूप से सही नहीं है, तो ये निश्चित रूप से गलत है। ई सी का पिता है, तो ई जो है सी का पिता है, ये बिल्कुल सही है। ए डी की पुत्री है, ए जो है डी की पुत्री है, ये गलत है, ये पुत्र है ना कि पुत्री है, तो ये भी गलत हो गया। तो ए और सी गलत है हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंखा पंखों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहिया संबंधित होगा किससे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पहिया का होगा पहियों से, क्योंकि यहाँ पंखा है पंखों से, पर यह हिंदी का प्रश्न नहीं है कि हम उसे बहुवचन बनाएंगे। यहाँ पर अगर ये आप ध्यान दें तो ये जो पंखा है ये फैन होगा और इस पंखा का मतलब होगा ब्लेड्स। तो क्वेश्चन में जो हिंदी ट्रांसलेट किया है वो गलत हुआ है, फैन ब्लेड से रिलेटेड है। तो पहिया में क्या होता है, तिलिया होती हैं जिसे हम स्पोक्स बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा 88 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से छोटा है। नीजा हैरी से लंबा है लेकिन हार्दिक से छोटा है। सुशील रोशन से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। पहला स्टेटमेंट है रोशन हार्दिक से लंबा है, तो रोशन हार्दिक को एच डी लिख देते हैं, क्योंकि हैरी हमारे एक दिया है तो इसको एच आर हम लिख लेंगे, आसानी होगा। रोहन हार्दिक से लंबा है, जो कि सुशील से छोटा है। जो कि का मतलब है कि हार्दिक से छोटा है, तो हार्दिक सुशील से छोटा है। नीजा हैरी से लंबा है, नीजा हैरी से एच आर लिख देते हैं, हैरी से लंबा है लेकिन हार्दिक से छोटा है। कौन, नीजा, तो नीजा हार्दिक से छोटा है। सुशील रोशन से छोटा है, सुशील रोशन से छोटा है। सबसे लंबा कौन है, तो देखिए रोशन बड़ा है सुशील से, रोशन बड़ा है हार्दिक से, तो हम रोशन को आगे रख लेते हैं। रोशन बड़ा है सुशील से, सुशील बड़ा है, यहाँ पे देखिए सुशील बड़ा है हार्दिक से, फिर हार्दिक बड़ा है नीजा से और नीजा बड़ी है हैरी से। तो हमारा मिल गया सीक्वेंस और हमारा आंसर क्या होगा सबसे बड़ा, रोशन, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश के घर का द्वार पूरब की ओर है। अपने घर की पिछली तरफ से वो 50 मीटर सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर 50 मीटर चलता है। अंत में वो बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। अब प्रकाश अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो दिशा पूछा है, दूरी का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम लिख लेंगे अपनी सुविधा के लिए। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में एक कन्वेंशन बना लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पे मान लेते हैं प्रकाश का घर है, ये द्वार पूरब की ओर है, तो ये घर के पिछली तरफ निकलता है यानी पश्चिम की तरफ निकलेगा ये, और सीधा चलता है कितना 50 मीटर, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 50 मीटर चला और वो दाएं मुड़ता है। अभी मुंह इसका किधर है, इधर है। अब दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ के चलता है 50 मीटर, 50 मीटर चला। अब बोल रहा है कि अंत में वो बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अभी बाएं इसका कौन सा होगा, मुंह इधर है इसका, तो बाएं इधर होगा, तो बाएं चला है 25 मीटर, यहाँ पे ये रुक गया है। अब प्रकाश अपने प्रारंभिक बिंदु से किस, प्रारंभिक बिंदु ये है, तो यहाँ से हम दो एक्सिस बना देते हैं, फिर इस बिंदु को इस एक्सिस से मिला दीजिए। ये हमारा क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक के पृष्ठों वाले पुस्तक के पृष्ठ क्रमांकन के लिए कितने अंकों का उपयोग किया जाएगा। कितने अंक पूछ रहा है। सपोज एक पृष्ठ पे 12 है और उसके साइड वाले में 13 है, तो टोटल कितने अंक हुए, 4 हुए। एक ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अंक मतलब इंडिविजुअली हमको काउंट करना है एक एक करके। तो अब देखिए 1 से जो 9 वाले पेज होंगे उसमें कितने अंक होंगे, 9 अंक होंगे। फिर 10 से 99 वाले का आप देखिए तो ये होगा 90 × 2 बराबर 180 अंक होंगे, राइट। उसके बाद होगा 100, यानी ये कितना होगा, 3 अंक होगा। तो कुल कितना हुआ 180, 989, 3, 192 हमारा आंसर होगा। हो सकता है आप लोग को ये समझ में नहीं आया हुआ मैंने कैसे लिखा। इसे समझने के लिए आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए। ये 10 को 10 रहने दीजिए, फिर उसके बाद क्या आएगा 11, 11 से लेकर के 20, फिर 21 से लेकर के कितना 30, फिर 31 से लेकर के 40, फिर 41 से लेकर के 50, फिर 51 से लेकर के 60, फिर 61 से लेकर के 70, फिर 71 से लेकर के 80, फिर 81 से लेकर के 90, फिर 90 से लेकर के 99 तक हमें कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक 2 डिजिट का एक संख्या है, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे टोटल संख्या कितनी होगी 10, और एक संख्या में कितने डिजिट हैं 2, तो 10 × 2
इसमें भी वैसे ही 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, इसमें भी 10 गुणे 2, इसमें भी 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 और इसमें भी 10 इंटू 2। अब देखिए जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना हो गया 8 गुने 10 गुने 2 हो गया हमारा। उसके बाद इसको देखिए, इसमें कितना होगा, इसमें टोटल संख्या होगी 9 और एक संख्या में 2 डिजिट है तो ये हो गया 18। उसके बाद इसको देखिए, यहाँ पे 2 हमारा अंक है तो 18 2 20। यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 10 8 80, 80 दूनी 160 और प्लस 20 तो 180 अंक हमें मिल गए। तो आपके समझने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 18 छात्र हैं। कक्षा के आरंभ में हर एक छात्र प्रत्येक दूसरे छात्र से हाथ मिलाता है, कितनी बार हाथ मिलाया गया है। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो सीधा आपको याद रखना है, n इंटू n माइनस 1/2 होता है। अगर आप इसको प्रूफ करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि टोटल n छात्र हैं, हर एक छात्र दूसरे से हाथ मिलाएगा NC2, और जो छात्र हाथ मिला लिया है वो अगले छात्र से नहीं मिलाएगा, यानी n छात्रों से हाथ नहीं मिला पाएंगे क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा, तो NC2 माइनस n होता है। और इसको सॉल्व करने पर हमारा ये आता है, और n के जगह पे हम 18 रख देंगे, 18 गुने 17 बटे में 2, 2 9 18, तो 17 9 53 से, यानी 153 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी ये वाला n नहीं होगा, सिर्फ NC2 ही होता है मेरे ख्याल से, तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर 153 ही होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोड भाषा में पॉड ना जॉक वेरी ब्राइट बॉय का अर्थ है वेरी ब्राइट बॉय, तो आप चाहे यहीं पे रखते हैं इसको। टैम नो पॉड का अर्थ है द बॉय कम्स, जॉक टॉन सू का अर्थ है वेरी गुड डॉल। उसी भाषा में निम्नलिखित में से किस अर्थ का ब्राइट होगा। तो हमें ब्राइट निकालने के लिए क्या करना होगा, वेरी और बॉय का हमें पता करना होगा क्या होगा। वेरी और बॉय किधर है, आप देखिए बॉय एक इधर है और वेरी हमारा इधर है, तो बॉय के लिए हमें द और कम्स को हटाना पड़ेगा, और गुड के लिए वेरी के लिए यहाँ से हमें निकालना होगा कि क्या होगा। आप इन दोनों में देखिए वेरी कॉमन है, तो वेरी का यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, जॉक, JOC, ठीक है। उसके बाद हमें देखिए बॉय यहाँ पे है और यहाँ पे बॉय है, तो इन दोनों में बॉय के लिए क्या मिल रहा है, हमें बॉय के मिल रहा है पॉड। तो वेरी और बॉय का तो हमें मिल गया, बचा ब्राइट, तो जॉक और पॉड इसमें से हटा देंगे तो बचेगा ना, तो हमारा आंसर क्या होगा 93 का C ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, ये क्या है 4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1, 10 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 2, 32 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 3 प्लस 3। उसके बाद लिख सकते हैं, इसको भी वैसे ही करके देख सकते हैं आप। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है 33 और यहाँ हमें दिया है 32, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत पद हो गया। अगर 33 होता तो 1 2 3 4, इसमें 4 से गुणा करके 4 जोड़ने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 136 मिलना चाहिए। तो 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 प्लस 4 136 आ रहा है, यानी कि आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए 33 होना चाहिए, लेकिन 32 दिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म या समूह को चुनना है। हमें विषम चुनना है। इसमें पैटर्न देखेंगे तो 11 गुने 8, इसमें देखेंगे तो 10 गुने 9, और इसमें देखेंगे 8 गुने 7। तो आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा इस 90 को कैसे लिखा है हमने, इसमें से एक कम करके गुणा किया है 10 गुने 9। उसी तरह 56 को हमने क्या किया है, इसमें से एक कम करके 7 से इसमें गुणा किया है। उसी तरह इसमें से 11 में से एक कम करेंगे 10, तो ये 110 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है हमारा 88। तो मेरे ख्याल से आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलोक ने अजय से कहा कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया। तो आलोक ने किसे हराया है। कल मैंने मतलब आलोक ने अपनी दादी की पुत्री, तो ये आलोक है। आलोक क्या एक लड़का है मान लेते हैं, ये अपनी दादी की पुत्री, यानी यहाँ पे इसका एक पिता होगा और इस पिता की एक माँ होगी, यही इसकी दादी होगी, राइट। माँ को सर्किल कर देते हैं। तो ये क्या है, आलोक की दादी है, हमें ये याद रखना है। तो दादी की पुत्री के इकलौते भाई, तो दादी की पुत्री है, यानी यहाँ पे मान लेते हैं इसके पिता की बहन होगी। दादी की पुत्री इसके पिता की क्या होगी, बहन होगी।
और इसका इकलौता भाई कौन होगा? इसका पिता ही होगा, खुद को हराया। तो आलोक ने किसे हराया है? आलोक ने अपने पिता को हराया है। तो 96 का आंसर क्या होगा? बी होगा। आप इसे समझ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित परस्पर संबंधित 3 शब्दों के समूह से संबंधित हैं। तो बैंगनी, संतरी और पीला, ये सभी आप ध्यान देंगे तो इंद्रधनुष के रंग जैसा है। विब ग्योर आपने पढ़ा होगा, विब ग्योर, वायलेट जिसे बैंगनी बोलते हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे हमारा बैंगनी, संतरी और पीला के साथ नीला भी शामिल है। सफ़ेद और गुलाबी यानी व्हाइट और पिंक इसमें नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसका आंसर निकालना बहुत मुश्किल है। आप इसमें से ज़्यादातर संभावना है 20 होने की, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए आप इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें यदि आप में से किसी को पैटर्न मिल गया है। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ने अपने पुत्र से कहा, जब तुम्हारा जन्म हुआ मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। यदि पिता की आयु अब 36 है तो 5 वर्ष पहले लड़की की आयु कितनी थी? मान लेते हैं कि पुत्र का जो वर्तमान आयु है क्या है? 1 है, और पिता का जो वर्तमान आयु दिया है हमें क्या? 36। अब 36 हो गया है, यानी कि जब पुत्र का जन्म हुआ था यानी 1 साल पहले, पुत्र अभी 1 साल का है, तो 1 साल पहले क्या 0 होगा? तो उस समय पिता की आयु क्या थी? 36 - x बराबर x, यानी जो अभी पुत्र की आयु है उस समय उसकी पिता की आयु थी। अब इसमें से देखिए 36 बराबर क्या होगा? 2x। तो x बराबर हमें क्या मिला? 18। पूछ रहा है 5 वर्ष पहले लड़के की आयु कितनी होगी? तो 18 - 5 कितना होगा? 13। हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड में यदि मोबिलिटी को इतने के रूप में कोडित किया जाता है तो एग्जामिनेशन को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? मोबिलिटी पहले आप लिख लें यहाँ पे, मोबिलिटी। एम को क्या लिखते हैं? 13। ओ को हम क्या लिखेंगे? 15। बी का 2, आई का 9, एल का 12, आई का 9, टी का 20 और वाई का 25 होता है। अब 3 1 4 3 इन दोनों अंकों को जोड़ दें तो 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ये 2 का 2 ही रहेगा, ये 9 का 9 रहेगा, ये 12 है तो 2 1 3 हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा, और ये 2 और ये 5 2 7 हो जाएगा। उसी के रूप में ये लिखा हुआ है, यदि आप मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब एग्जामिनेशन का लिखना है तो ई का क्या होगा? हमारे पास 5 होगा। एक्स कितना होता है? 24, तो 4 2 6 होगा, तो 5 6 तो इसमें मिल गया है। अब ए का 1 होगा, एम का 13 का जोड़ेंगे तो 1 3 1 4 हो जाएगा, आई का 9, एन का 14 यानी 4 1 5, ए का 1 ही होगा, फिर टी का 20 होता है, 2 + 0 कितना होगा? 2 ही होगा, आई का 9, ओ का 15 तो 5 1 6, और एन का 14 तो 4 1 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 100 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फरवरी 1 2024 को गुरुवार है तो मार्च 3 2024 को कौन सा दिन होगा? साल क्या है? सेम है। तो आप देखिए 2024 है, 2024 में यदि 4 से आप भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि एक लीप ईयर होगा, यानी कि फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। ठीक है, तो 1 फरवरी से 3 मार्च तक का हम पूरा क्या करते हैं? दिन गिन लेते हैं। तो 28 दिन, तो उसका यहाँ पे देखिए गुरुवार 1 फरवरी का तो काउंट हो गया है, तो हम शुक्रवार से काउंट करेंगे। इसलिए क्या करेंगे? हम 29 फरवरी में से 1 घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? 28 और प्लस इसका 3 दिन, तो कितना हो गया हमारा? 31। 31 में 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 7 चौका 28 3, 31 3 बचेगा। गुरुवार को हमने हटा दिया है, तो अब क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि 3 मार्च को क्या होगा? हमारा रविवार होगा। 101 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 ABCDEFG एक कतार में बैठे हैं, C A और D के बीच में बैठा है, तो A और D दोनों, ये हमारा C हो गया, A और D इसके बीच में ऐसे हो सकते हैं, और दूसरा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि C ऐसे बैठा है और D और A ऐसे बैठे हैं। दोनों को हम लेके चलते हैं। E F और G के बीच में बैठा है, B D और F के बीच में बैठा है, तो B को यहाँ रखा देते हैं, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे B रख देते हैं और यहाँ पे F हो जाएगा। F जो B है D और F के बीच में बैठा है। A और G 2 छोरों पर हैं, तो A हमारे छोर पे पहले से है और हमें G को छोर पे करना है, और यहाँ पे देखिए E जो है F और G के बीच में है। F और G के बीच में हमारा क्या है? E है, और हमारा A और G दोनों छोर पे आ गए हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम रखते हैं
ई, एफ और जी के बीच में, तो यहाँ पे भी हमारा दोनों छोर पे आ गए। अब देखिए डी किसके बीच बैठा है, तो डी बैठा है सी और बी के बीच, इसमें भी डी बैठा है सी और बी के बीच, तो हमारा आंसर क्या होगा 102 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान हमें निकालना है। हमें ध्यान देना है कि ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम लिख सकते हैं बराबर 19। इसे हम क्या करते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसको लिख देंगे 19, चूँकि क्या है एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है तो इसको 1 इंटू 19 हम लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का। तो a माइनस बी बराबर यदि 1 है और a प्लस बी बराबर 19 है, इसको a यहाँ पर रख दीजिए, a प्लस बी बराबर 19, दोनों को कटाएंगे तो 2a बराबर क्या होगा 20, तो a बराबर हमारा क्या मिलेगा 10, और a का मान 10 रखेंगे तो b का मान मिलेगा 9, तो हमारा आंसर क्या होगा a का मान 10, 103 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक आवंटित किए गए हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। यदि किसी छात्र ने 387 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्न गलत किए हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे ध्यान दें 90 दी गई है। तो मान लेते हैं जो गलत प्रश्नों की संख्या है वो है x, ठीक है। तो उसने क्या किया है, उसने सारे प्रश्नों का जवाब दिया है, क्योंकि इसमें कहीं जिक्र नहीं किया है कि उसने कितने प्रश्नों का दिया है। तो मान लेते हैं उसने सारे प्रश्नों को जवाब दिया है। चूँकि 90 प्रश्न है, मान लेते हैं उसमें से x गलत हो गए, तो जितने प्रश्न बचे वो सही होंगे, और सही के लिए हमें 5 अंक मिल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर उसके 2 अंक कट रहे हैं और हमने कहा कि x टोटल गलत हुए हैं, तो टोटल कितने कटेंगे 2x कटेंगे, और इन दोनों का अंतर हमें क्या दिया है 387 टोटल अंक उसने प्राप्त किया है। अब इसे घटाइए, 9 × 5 = 45, 5x माइनस 2x बराबर 387, तो ये होगा 7x बराबर 450 माइनस 387, 10 में से 7 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 3 से 3 गया 0, तो 7x बराबर 63, x बराबर 9, यानी कि 9 प्रश्न उसने गलत किए हैं और 81 प्रश्न उसने सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। हमें पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, तो आप ध्यान दें 1000 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 31 है। 31 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 961 है, जो कि 1000 से छोटा है। यदि आप 32 रखेंगे तो ये 1024 हो जाएगा, जो कि 1000 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 31 मान लेते हैं हमारी छोटी संख्या, जो पूर्ण वर्ग जिसका 1000 के बीच होगा, मतलब छोटा होगा। और 50 से ऊपर कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग 50 से बड़ा होगा, तो ये 64 यानी कि 8 का स्क्वायर होगा। यानी 8 से लेकर के हमारे पास 31 तक की ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम जब वर्ग करेंगे तो 50 से 1000 के बीच में आएंगी। तो 8 से 31 के बीच कितनी संख्या होगी, 31 माइनस 8 प्लस 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 32 में से 8 गया तो 24, यानी कि हमारे पास टोटल 24 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था और सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री था, तो सप्ताह के आखिरी 3 दिनों का औसत तापमान क्या था। अब देखिए 4 दिनों का औसत तापमान दिया है, मान लेते हैं सभी दिन का लगभग, तो इसको हम 4 से क्या करेंगे लगभग गुणा कर देंगे, तो 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 4 3 12, 2 12 3 15, 156 टोटल हो गया 4 दिन का औसत। और ये बोल रहा है सप्ताह का औसत यानी 7 दिन का, तो 40 गुने 7 कितना होगा 280। अब 280 में से 156 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 124। 124 क्या है, ये 3 दिनों का टोटल है, और चूँकि हमें औसत निकालना है तो हम 3 से भाग दे देंगे, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, हमारा 41 डिग्री सेल्सियस 41.33 मतलब, तो हमारा आंसर 106 का सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log 2 का मान हमें इतना दिया है, तो log 10 हमें बेस 10 पे दिया है, log 2 टू द बेस 10 और log 5 टू द बेस 10 का हमें मान निकालना है। अब देखिए हम क्या log 5 को log 10/2 टू द बेस 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि log a/b बराबर क्या होता है, log a माइनस log b होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे log 10 माइनस log 2, दोनों का बेस क्या है 10 है, log 10 टू द बेस 10 क्या होगा 1 होगा, क्यों log a टू द बेस a 1 होता है। तो यहाँ हमारा हो गया 1, और इसका मान हमें प्रश्न में दिया है कितना 0.3010,
जब हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये लगभग बी के 6990 के बराबर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव के 10% निवासियों की हैजा से मृत्यु हो जाने पर दहशत फैल गई, जिसके दौरान 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। पूरे गांव में जितने लोग थे 10% मर गए और बाकी 25% भाग गए, तो जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। तो मूल निवासियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं मूल निवासी x थे, x का 10% मर गए तो बचे कितना, 90% बचेंगे। फिर 90% में से 75% भाग गए, 25% भाग गए तो बचेंगे कितना, 75% बचेंगे। बराबर कितने के बराबर है, 4050 के। अब इसे कटा देते हैं, 0 से 1 0 कैंसिल, 25 तियाई 75, 25 चौके 100 और ये 9 से जाएगा, 9 चौके 36, 4 9 5 45 खत्म। ये 150 और 150 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 600 और ये एक 10 है, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, उस गांव की आबादी 6000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10%, 12% और 15% की क्रमिक छूट का एकल छूट किसके बराबर होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो मान लेते हैं हमारे पास 100 है, उसमें से हमने क्या किया, 10% का छूट दे दिया, बचेगा कितना 90। फिर 90 का हमने 12% छूट दे दिया तो कितना होगा, ये लगभग होगा 79.2। फिर इसमें से हम क्या करते हैं, -15% छूट दे दिया हमने, तो बचेगा जो 85, इसमें से गुणा करेंगे तो मेरे पास आया है 6732। तो कुल छूट कितना हुआ, 100 में से 67.32 बच गया है, तो बचेगा हमारे पास 32.68% हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको है ये a + b - ab/100 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। मैंने कैलकुलेटर का यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को a b c d के बीच क्रमशः इतने का अनुपात में बांटा गया है, तो c का हिस्सा b के हिस्से से इतने रुपये अधिक है। a b c d, c का हिस्सा क्या है 9, b का हिस्सा क्या है 4, ये कितना है 5 और ये किसके बराबर दिया है, 2580 के बराबर दिया है। कटाइए इसको, 5 एकम 5, 25, ये 8 को कटाना है तो 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 एकम 30, 516। हमें ए और डी की कुल राशि निकालना है। ए की राशि कितनी है 3, डी की है 10, 10 3 13, 13 में हम इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 13 6 78 के 8 हासिल 1, 13 एकम 13, 1 14 के 4 हासिल 1, 13 5 65 1 66, यानी कि सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 13 6 78 के 8 हासिल 7 होगा, 13 कम 13 7 20 के 0 हासिल 2, 13 5 65 2 67, यानी 6708। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हराता है, तो 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। तो समझना यह है कि जब ए 100 मीटर चलता है तो बी कितना चलेगा, जब ए 100 मीटर चलेगा तो बी चलेगा 90 मीटर और सी चलेगा 87 मीटर, क्योंकि सी को 13 मीटर से हरा दे रहा है। तो हमारा अनुपात देखिए, बी और सी का अनुपात 90:87 होगा। हमें क्योंकि बी और सी ही निकालना है तो मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ। हमें 180 मीटर की दौड़ दौड़नी है, तो 87/90 × 180, ये लगभग कितना आएगा 174 के बराबर। तो हमारा अंतर कितना हो गया, 180 मीटर के दौड़ में 174 से बी जीत रहा है, तो हराएगा कितने से, 6 मीटर से। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8:30 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण बनता है, कितना बनता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 30h - 11/2m, जहाँ पे h क्या है हमारा आवर है और m क्या है, ये मिनट है। तो हमें आवर कितना दिया है 8 घंटे और मिनट दिया है 30, तो हम यहाँ पे रखते हैं 30 × 8 - 11/2 × 30, 15 दूनी 30 और 8 3 के 24 यानी 240 और ये हो जाएगा 165। तो बचेगा कितना हमारे पास, 10 से 5 गया 5, 23 से 6 गया, 23 से 16 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि 75। क्योंकि 75 इस ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमारा आंसर क्या होगा, ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडल्ड शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, रिडल्ड में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अल्फ़ाबेट हैं और डी कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है। तो 7 वर्ड को 7 तरीके से 7 फैक्टोरियल, और चूँकि रिपीटेशन हुआ है और अलग अलग तरीके से बोल रहा है, मतलब हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दोहराव नहीं करना है। तो
तो 3 फैक्टोरियल जो रिपीटेड लेटर है उससे भाग दे देंगे। तो ये कितना होगा, ये लगभग होगा 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, मैं कैलकुलेटर को यूज करने के बाद बता रहा हूँ, 5040 और 6, तो ये हो जाएगा 840। तो इसका आंसर 840 होना चाहिए, 113 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव 6 शॉट में 3 बार लक्ष्य पर निशाना लगा सकता है, गोविंदा 6 शॉट में 2 बार लक्ष्य पर निशाना लगा सकता है और गौतम 4 शॉट में 4 बार लक्ष्य पर निशाना लगा सकता है। क्या संभावना है कि कम से कम 2 शॉट लक्ष्य पर लगे? अब देव का देखिए, देव 6 शॉट में से 3 बार लक्ष्य पर निशाना लगा सकता है, यानी सक्सेस रेट क्या है देव का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3/6 यानी 1/2 है। उसी तरीके आप देखिए गोविंद का, गोविंद 6 शॉट में से 2 बार लक्ष्य लगा रहा है, तो 2/6 यानी 1/3 संभावना है उसके लगने का, और गौतम 4 में से 4 लगा रहा है, तो ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गौतम 4/4 यानी कि 1, यानी 100% वो निशाना लगा सकता है। क्या संभावना है कम से कम 2 शॉट लक्ष्य पर लगे? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि गौतम 4 में से 4 शॉट लगाता है, यानी ये हर बार लगाता है, क्योंकि गौतम का शॉट हमेशा हिट होता है। तो अब शर्त पूरी करने के लिए बस इतना चाहिए कि देव या गोविंद में से कम 1 शॉट का हिट हो जाए, क्योंकि ये तो एक बार हिट करेगा ही और हमें मिनिमम 2 बार शॉट चाहिए। तो मान लेते हैं देव शॉट मिस कब करेगा, तो 1 - 1/2 यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और गोविंद कब हिट करे, मिस करेगा हिट अपना 1 - 1/3 यानी कि 2/3। तो दोनों मिस कब करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 यानी कि 1/3। तो P कम से कम 1 हिट, यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि हमने गौतम को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हिट करेगा ही, और ये दोनों एक बार फेल हो रहे हैं 1/3 से, तो सफल होंगे 1 - 1/3 यानी 2/3 से, यानी कि देव और गोविंद कम से कम एक बार शॉट तो मारेंगे ही, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3, और एक बार तो गौतम श्योरली मार ही रहा है, तो हमारा 2 मिलके टोटल शॉट हो जाएगा। तो आंसर इसका 2/3 ही होना चाहिए। ये थोड़ा सा जटिल है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मीटर व्यास वाले एक गोलाकार पेंट के चारों ओर बाहर की तरफ 1 मीटर चौड़ा बॉर्डर है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में देखिए क्या कन्फ्यूजन है, एग्जाम में जो फिगर दिया है ये दिया है जो मैंने बनाया है, और इसमें क्या बोल रहा है कि 3 मीटर व्यास है, इसमें तो दिख रहा है कि 3 मीटर त्रिज्या है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरीक़ों से बना के देखते हैं एक बार। सबसे पहले फिगर वाला बना के देखते हैं कि छोटा सर्किल का रेडियस कितना हो गया 3, और बड़े वाले का कितना हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया 4। तो इसका एरिया कितना होगा, इस साइडोड पार्ट का एरिया कितना होगा, ये होगा पाई r² - r²। पाई r का है 4 स्क्वायर और छोटा r है 3 स्क्वायर, तो पाई गुने 4 × 16, 3 × 9, 16 में से 9 गया 7, पाई का मान रखते हैं 22/7 गुने 7, 7 से 7 खत्म, यानी 22 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल निकला है। और 1 वर्ग मीटर का जो पैसा है 4 रुपये है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो कितना मिल गया 22 चौक 88 रुपये। तो हमारा आंसर इसके हिसाब से तो बी हो जाएगा, इस फिगर के हिसाब से। क्वेश्चन में बोला है व्यास, व्यास का मतलब ये हो गया कि r हमारा हो जाएगा 3/2, व्यास 3 है तो रेडियस हमारा 3/2, और इसमें हम क्या करेंगे 1 मीटर चौड़ा बॉर्डर है, तो बड़ा वाला r कितना हो जाएगा 3/2 + 1 यानी कि 5/2। अब इसका एरिया निकालते हैं, तो पाई 5/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, पाई को लिख लेते 22/7 गुने, ये हो जाएगा 25/4, और ये 3 के 9 लिख लेंगे यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 22/7 गुने 16/4 गुने, चूँकि ये हमारा क्षेत्रफल है और 1 वर्ग मीटर का 4 रुपये है, तो हम 4 से गुणा कर देते हैं सीधा पैसा निकालने के लिए। 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए 22 × 6 32 से 2 हासिल 13, और 22 से कम 22 जोड़ेंगे तो 3 × 2 = 5, 2 × 1 = 3, 35 हो जाएगा यहाँ पे, बटे में 7। अब भाग दे के देखिए कितना आएगा, 7 × 5 = 35, 0 और लगभग 2 4, तो 50.2 रुपये आ रहा है कब, इस क्वेश्चन के हिसाब से, और फिगर के हिसाब से क्या आ रहा है हमारा 88 रुपये। तो इनमें से मेरे ख्याल से कोई नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से कमीशन डिलीट कर देगी बाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे
तो दिए गए शंकु के आयतन पर दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात होगा। पहले छोटा सा शंकु बना लेते हैं। शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं h है और इसकी त्रिज्या क्या है, r है। अब बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी गई है, बस त्रिज्या लेकिन सेम ही है, यानी त्रिज्या हमारे r की r ही है और ऊंचाई कितनी हो गई है 2h। तो हमें शंकु का पहले दिए गए शंकु का आयतन और दूसरा जो बदल गया है ये, इसका अनुपात निकालना है। इसका मान लेते हैं V1 है और ये V2 है आयतन। तो V1 बाई V2 बराबर क्या होगा, V1 कितना होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, इसका रेडियस है r स्क्वायर इंटू h बटे में V2 निकालेंगे 1/3 पाई, इसका रेडियस है r स्क्वायर और h कितना है 2h के बराबर है। कैंसिल, ये कैंसिल, h से h खत्म, तो 1/2 यानी कि 116 का हमारा आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। 1, 1, 2, 6, 24, 96 और 720 दिया है। आप ध्यान दें तो 1 गुणे 1 1 होगा, फिर 1 गुणे 2 2 होगा, फिर 2 गुणे 3 6 होगा, फिर 6 गुणे 4 24 होगा, फिर 24 गुणे 4 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9 96 होगा, और 96 गुणे 4 6 चौके सॉरी यहाँ 24 गुणे 5 होगा। 4 से तो हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, 24 गुणे 5 यानी 120। तो यहाँ 96 के जगह पे क्या आना चाहिए 120, फिर 120 में 6 से गुणा करेंगे तो 720 आना चाहिए, तो आ रहा है हमारा। तो आंसर क्या होगा 96 के जगह पर 120, तो बी हमारा आंसर होगा। 4⁻96 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आप एक ऑब्जर्वेशन देखिए, 4⁻1 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 4 होगा, फिर 4⁻2 को 6 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 चौके 16/6, 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर 4 बचेगा। फिर 4 के पावर क्यूब करिए, 6 से भाग दीजिए, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 64 में 6 से भाग देंगे 6 दाम में 60, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि पावर कर 4 का पावर 4 कीजिए, कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 6 चौके 24 से 25 256, 256 को 6 से भाग दीजिए, 6 चौके 24 6 दूनी 12 बचेगा 4। तो हर बार रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 4, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के पीछे के भाग में किस तरीके का लेप लगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सिल्वर कोटिंग, 119 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किससे परिवर्तित होता है। तो ये होगा अपारदर्शी लक्ष्य से, क्योंकि जो अपारदर्शी होगा उसी से परावर्तित होगा प्रकाश, जो पारदर्शी होगा उसके तो प्रकाश आर पार चला जाएगा, तो ये नहीं होगा। पारभासी कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा, तो ये भी मेरे ख्याल से आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन 120 का ए। हालांकि ये कुछ समय के लिए हो सकता है थोड़ा थोड़ा, बट ये सही सटीक है। काल पुरुष निम्न में से क्या है। तो इसका आंसर होगा काल पुरुष को हम ओरायन बोलते हैं इंग्लिश में, ओरायन, इसी को ये क्या है तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कुछ पीला प्रतीत होने वाला ग्रह निम्नलिखित में से कौन है। तो शनि ग्रह, शनि ग्रह आकाश में पीले रंग के तारे जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का लगभग वेग निम्न में से क्या होगा। तो ये 340 मीटर प्रति सेकेंड होता है, एक्चुअल में जो होता है वो होता है 343 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप चाहें तो एग्जाम में इनमें से कोई नहीं मार सकते हैं, पर मेरे ख्याल से कमीशन इसी को आंसर मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे करके क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हर्ष, यहाँ पे हर्ष नहीं है मेरे ख्याल से ये हर्ज है, तो इसको काट लीजिए, हर्ज लिख लीजिए। ये एक हर्ज निम्न में से किसके बराबर होता है। तो एक हर्ज का मतलब होता है एक कंपन प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में एक बार ये वाइब्रेट करता है। तो चूँकि 1 मिनट में कितना करेगा ये 60 बार वाइब्रेट करेगा, यानी 60 कंपन प्रति मिनट हमारा आंसर हो जाएगा बी, 125 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन आमतौर पर निम्न में से कहाँ पर होता है। तो जो इनका संलयन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी डिम्ब वाहिनी में, यहीं पे शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के उपरांत निर्मित कोशिका को क्या कहते हैं। तो इसे जाइगोट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में युग्म कोश। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से
बनी पहली कोशिका जाइगोट कहलाती है, युग्म कोश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक तंतु निम्न में से कैसे होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंथेटिक फाइबर मजबूत, सस्ते और रिंकल फ्री होते हैं। तो इसमें रिंकल फ्री का मतलब होता है सिलवट विहीन, मजबूत का मतलब अस्थाई, आर्थिक मतलब मितव्ययी मतलब सस्ते होते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है सीडी में, बुलेट प्रूफ कांच में और हेलमेट बनाने में। जार और बोतल के लिए मुख्य रूप से पीईटी का प्रयोग होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 129 का ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं? बोतल, जूते या क्रॉकरी? तो क्रॉकरी बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे मेलामाइन का उपयोग अटूट क्रॉकरी बनाने में किया जाता है। क्रॉकरी बर्तन से संबंधित है। पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? हम मोनोमर कहते हैं। मोनोमर का ही प्लुरल है पॉलीमर। कई मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर मतलब बहुलक और मोनो मतलब एकलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक उर्वरक द्वारा निम्न में से कौन सा मृदा को प्राप्त नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा धरण। धरण प्योर हिंदी दे दिया है, इसका मतलब होता है ह्यूमस। तो रासायनिक उर्वरक केवल खनिज NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देते हैं, मिट्टी को ह्यूमस या जैविक खाद नहीं प्रदान करते। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की फसल कटाई के बाद अनाज को पौधों से अलग करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो इसका बोलते हैं थ्रेसिंग। इंग्लिश में थ्रेसिंग और हिंदी में मड़ाई बोलते हैं। मड़ाई दोनों को भूसे से अलग करने की क्रिया को थ्रेसिंग या मड़ाई कहते हैं। आंसर बी होगा। मृदा का समतलीकरण निम्न में से किस उपयोग के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा समतलीकरण इसलिए करते हैं कि सिंचाई आसानी हो और मृदा का अपरदन रुकता है। तो भूरक्षण रोकने के लिए भी और बुआई या जुताई के लिए भी। तो हमारा आंसर क्या होगा? 134 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय हैंडलूम यानी कि हथकरघा दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई से इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर 5 अगस्त 2025 को पूर्व गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। निम्न में से किन राज्यों के राज्यपाल रहे थे? तो इसका आंसर होगा बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद नाम दिया हुआ है और पदाधिकारी से हमें मिलान करना है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, यानी ए का 3 होगा। उसके बाद भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, बी का 1। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन होगा? इसका आंसर होगा श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। और भारत की महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो आंसर हमारा होना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है हार्ट लैम्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 24 अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है JD वांस, JD वेंस या JD वांस। ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीतने वाली ओपल सुचाता चुवांगसरी किस देश से हैं? तो ये हैं थाईलैंड से और इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के मानसून सत्र 2025 में बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर विचार रखे गए। यह भारतीय चुनाव आयोग की किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मई 2025 में जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर होगा श्री उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवपुर मेला गुजरात 2025 निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परंपरा एवं एकता के मिश्रण के लिए, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होने के लिए, सबसे बड़ा नृत्य प्रदर्शन होने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय बजट 2025 की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित करना, जीवन की गुणवत्ता में कुल मिलाकर वृद्धि करना, निवेश को बढ़ावा देना। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस देश ने जून 2025 में अपने सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया है? तो इसका आंसर होगा मैक्सिको ने ये काम किया है, निर्वाचित किया है, ये ध्यान रखना है। अधिकांश बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते, उन्हें चुना जाता है, लेकिन यहाँ पे निर्वाचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा बिहार की राजधानी पटना में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 2026-27 में चंद्र नमूना प्रक्षेपण वापसी के लिए कौन सा मिशन तैयार कर रहा है? तो इसका आंसर होगा चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 का मिशन मुख्य लक्ष्य चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य वर्ष है? तो इसका आंसर होगा 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें तीनों लोग शामिल थे, डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर एंड डेमिस हस्बिस। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का क्रम क्या है? इसका आंसर होगा बिहार 15वां है, लगभग 36 मेडल के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।